Hello, Vande Mataram. How are you all of you? I am very good and safe, and I hope you also are very good and safe. So we already started with your second chapter of geography portion. Which one is what is around us, यानी कि हमारे आजू बाजू में क्या है. तो उसमें हमने पार्ट 1 में पूरा इंट्रोडक्शन लर्न किया था, जिसमें हमने जो 4 मेन पोर्शन है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बारे में लर्न किया. और पार्ट 2 में हमने लिथोस्फीयर को डिटेल में समझा. और इस वीडियो में आज हम किसके बारे में लर्न करने वाले हैं? हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जलमंडल, जलावरण. ठीक है, तो ये पोर्शन शुरू करते हैं पैराग्राफ से. नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट हाइड्रोस्फीयर. चलो अभी हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द अर्थ. जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या है? पृथ्वी का एक तरल घटक है. वो प्रवाही स्वरूप में है, वो तरल स्वरूप में है. इट इंक्लूड्स द ओशियन, सी, लैक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स. हाइड्रोस्फीयर में किस किस का समावेश होता है? महासागर, समुद्र, झील, तालाब और नदियों को शामिल किया जाता है. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड. यानी कि पृथ्वी की जो सपाटी है उसमें भूमि की तुलना में, लैंड की तुलना में, यानी कि लिथोस्फीयर की तुलना में जो हाइड्रोस्फीयर है वो ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन से ज़्यादा पानी है. इन शॉर्ट आप इजीली समझ सको ऐसे लैंग्वेज में कि हमारे पास पानी वाला एरिया बहुत ज़्यादा है. ज़मीन का एरिया लिथोस्फीयर कितना था? 29%. और ये जो बाकी का बचा हुआ है 71%, वो क्या है? पूरा पानी है. यानी कि पूरी अर्थ जो है 71% एरिया कवर करती है. हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि जो पृथ्वी की सपाटी है, पृथ्वी की सतह है, उसका 71% हिस्सा कवर करता है हाइड्रोस्फीयर. अभी आपको समझ में आता होगा कि जब स्पेस में हम हमारी अर्थ को देखते हैं वो ब्लू कलर की क्यों दिखाई देती है, राइट? क्योंकि 71% हिस्सा जब अर्थ का पानी से पूरा भरा हुआ है तो ऑब्वियसली वो पानी के कलर की ही दिखाई देगी, है ना? A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as a ocean. अभी यहाँ पे ओशन की डेफिनेशन दी है कि हाइड्रोस्फीयर में एक जल निकाय जो पानी की एक बड़ी मात्रा को वहन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? महासागर. यानी कि सबसे ज़्यादा पानी जिसमें ज़्यादा संग्रह हुआ है, जो सबसे ज़्यादा पानी लेकर बैठा है, इन शॉर्ट. ठीक है, किसके पास सबसे ज़्यादा पानी हो सकता है? नदियाँ, तालाब, झील, सरोवर, इन सब से ज़्यादा पानी किस में हो सकता है? महासागरों के पास. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओशियन. These ocean are the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. अभी हमारे 4 महासागर कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. ऑल दिस ओशियन आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. अभी ये जो सारे ओशियंस है, ये जो सारे महासागर है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. The water bodies close to the lands are known as sea, bays, straits, gulfs and etc. यानी कि इसकी जो वाटर बॉडीज है, भूमि के समीप के जल निकायों की जो ओशियन से जहाँ पे वो फिनिश होते हैं या तो फिर वो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? समुद्र बोलते हैं. उसको एक बेस बोलते हैं, यानी कि खाड़ी बोलते हैं. स्ट्रेट्स यानी कि जल मरुमध्य उसको बोलते हैं. ठीक है, हमारे गुजरात में 2 गल्फ्स है, गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ. तो हम गुजरात के मैप में वो जो गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ वो देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे वो जो ओशियन का पोर्शन है ना फिनिश होता जा रहा है और धीरे धीरे वो ज़मीन से मिलता है. तो इन सारी जगहों को हम क्या बोलेंगे? सी, बेस, स्ट्रेट्स एंड गल्फ्स. तो ओशियन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप. अभी समुंदर का विस्तार जो है वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही गहराई वाला है, बहुत ही डीप है. Valleys with depth of 10 to 11 kilometers are located at their bottoms.
यानी कि 10 से 11 किलोमीटर की गहराई वाली घाटियाँ उनके तल पर स्थित है, यानी कि ओशियन के तल पर 10 से 11 किलोमीटर गहराई वाली घाटियाँ भी अवेलेबल है। तो ओशियन बेड हैज सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी जो ओशियन है, हमेशा सोचते कि चलो ओशियन है, उसके पास क्या होगा। लिथोस्फीयर में तो ज़मीन के बहुत ही अलग अलग स्वरूप है, कोई माउंटेन्स है, कोई प्लेट्यू है, कोई प्लेन्स है, वैसे बहुत सारे अलग अलग स्वरूप है ज़मीन के, राइट। तो हम ऐसे सोचते होंगे कि ओशियन के इतने कैसे अलग अलग फॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन ओशियन के पास भी लिथोस्फीयर से भी ज़्यादा उसके पास फॉर्मेशन है, उसके भी बहुत अलग अलग स्वरूप है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स एंड वैलीज एक्सेट्रा। भी उसके पास भी ऊंचे पहाड़ है, पठार है, विशाल मैदान और घाटियाँ, ऐसी आदि चीज़ें भी इसमें अवेलेबल है। अभी फिर से मम्मा एंड धनविन की बातें शुरू हो रही है। धनविन जो है अपनी मम्मा को पूछता है, मम्मा हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज, सिंस सी वाटर इज सॉल्टी इट इज़ यूजफुल टू अस। अभी वो उसकी मम्मा को पूछता है कि समुद्र में कितना पानी होगा, समुद्र का पानी तो खारा है, सॉल्टी है, तो क्या वो हमारे लिए पीने में उपयोगी हो सकता है। नहीं, हम तो मीठा पानी पीते हैं, हम सॉल्टी वाटर नहीं पीते हैं। तो हम हमारे लिए तो अभी आगे हमने ऐसा देखा कि बहुत सारा पानी ओशन में कवर्ड है, ओशन के अंदर है। तो हमें हमारे लिए पीने का पानी का सोर्स क्या है, क्योंकि वो सारा पानी तो खारा है, सॉल्टी है, तो वो हम कैसे पी सकते हैं। तो उसकी मम्मा रिप्लाई देती है, यस ओशियन कंटेन्स 90% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अर्थ ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ। यानी कि ओशियन जो है, अभी पानी का चलो 100% हिस्सा होता है, राइट। तो उसमें से 97% जो पानी है ना, वो ओशियन में है, यानी कि 97% पानी सॉल्टी है। तो हम जो पानी पीते हैं ना, जो कुछ भी वाटर हम यूज़ करते हैं हमारे आजू बाजू में, जो ओशन के अलावा जो वाटर है ना, वो ओनली 3% है। कितना है? ओनली 3%। अप्रोक्सीमेटली 1/3 of remaining water is trapped in ice caps and glaciers at poles, Himalayas and other mountains। अभी 97% वाटर जो है वो महासागरों में है, और लगभग 1/3 हिस्सों का जो पानी है ना, वो आइस कैप्स यानी कि वो बर्फ़ बन चुका है। ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ़ के बड़े बड़े जो खड़क होते हैं ना, उसके फॉर्मेशन में है। अब अपने एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट देखा होगा, जो ठंडा डेजर्ट है, राइट। तो वहाँ पे जो बर्फ़ है वो कहाँ से आया, वो भी पानी ही है, लेकिन वहाँ पे सनराइज बहुत ही कम जाती है, इसलिए वो बर्फ़ के स्वरूप में जमा हुआ है, वो भी पानी ही है। और ऐसे पानी, ऐसे ग्लेशियर्स, आइस कैप्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? पोल्स। पोल्स यानी कि हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अभी एंटार्क्टिका की मैंने बात की, जो कि साउथ पोल पे आया है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, राइट। तो वहाँ पे सनराइज बहुत ही कम जाती है। जो ध्रुवीय विस्तार है वो पोल्स। उसके बाद हमारे इंडिया में नॉर्थन साइड पे हिमालय रेंज आई है, उसमें हिमालय, उसके बाद जो दूसरे माउंटेन्स है, ऐसी सारी जगहों पे बहुत सारा जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में भी, 1/3 पार्ट का जो पानी है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। Some water is accumulated in the lakes, some flows in the rivers and some stored in the interior of the earth as a ground water। और बाकी का जो पानी है उसमें से कुछ पानी झीलों में जमा हो जाता है, कुछ नदियों में बह जाता है, और कुछ आंतरिक में जमा हो जाता है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर होता है, भूगर्भ जल, ज़मीन में चला जाता है कुछ पानी। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल यानी कि फुटबॉल ड्रिंकिंग, पोर्टेबल फुटबॉल ड्रिंकिंग यानी कि पीने का पानी, पीने योग्य पानी है, वो हमारे पास बहुत ही कम है। फ्रेश वाटर इज प्रीशियस। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, प्रीशियस क्या है? फ्रेश वाटर, पीने का पानी, जो कि हमारे पास बहुत ही कम है। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बींग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस। अभी हमारे जैसे जो लिविंग थिंग्स है, कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, इन और हम सबको ये पीने का पानी ज़रूरी है हमारे जीने के लिए, ठीक है। ताज़े पानी की आवश्यकता हम सबको बहुत ही ज़रूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए पीने का पानी बहुत ही ज़रूरी है। द मॉइस्चर ऑफ रेन विच इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम ओशियंस ओनली। अभी बारिश के लिए जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, जो ताज़े पानी का मुख्य स्रोत है, वो हमें कहाँ से मिलता है? ओशन से मिलता है। यानी कि ओशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताज़ा पानी कहाँ से आएगा? इवापोरेशन के बाद मॉइस्चर की वजह से जो पूरी प्रोसेस होती है, वो
बारिश को लाने में हमें मदद रूप होती है, वो हमें हेल्पफुल होती है। और वो मॉइस्चर हमें कहाँ से मिलता है? ओशियन से मिलता है। तो इसीलिए ओशन कहीं ना कहीं हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उसका जो सॉल्टी वाटर है वो हमें नमक सॉल्ट के प्रोडक्शन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट, फिशेस एट्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज, यानी कि मूल्यवान रसायन, खनिज, नमक, मछलियाँ आदि चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? समुद्र में से मिलती है। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, इन द सेम वे द सी एंड ओशियंस हैव एक्वेटिक लाइफ इनसाइड देम, यानी कि जैसे लिथोस्फीयर पे लैंड पे रहने वाले हम जैसे मनुष्य हैं, हम हमारे जैसे बहुत सारे सजीव हैं, प्राणियों हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, ये सारी चीज़ें हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसी तरह पानी में भी रहने वाले एक्वेटिक लाइफ बहुत सारी है। पानी में भी रहने वाली मरीन लाइफ हमारे पास बहुत ही अलग अलग टाइप्स के जीव है जो पानी में भी सर्वाइव करते हैं। The tremendous forces of waves, tides and currents of oceans and potential sources for generating electricity, यानी कि जबरदस्त बल समुद्र की लहरें, ज्वार और धाराओं भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि जो दरिया के जो बहुत बड़े बड़े मोजे आते हैं, फिर भरती और टाइड्स एंड वेव्स। उसके बाद हमने देखा होगा कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, तो वो पानी की मदद से होती है। जितनी स्पीड से पानी आता है उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कभी नर्मदा डैम, जो सरदार सरोवर नर्मदा के किनारे बनाया गया है, उसको कभी देखा होगा। वहाँ पे जो वेव्स होते हैं, जो पानी की धाराएं बहती है, उसके बीच में एक मशीन होता है जिसको बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन को सेट करते हैं, वो जैसे ही स्पीड से पानी नीचे गिरता है उसी तरह टरबाइन घूमता है और उसकी मदद से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। बिसाइड्स दिस ओशियन आर ऑल्सो यूजफुल एज अ वाटरवेज। अभी पहले के ज़माने में क्या था? अभी तो हमारे पास हवाई जहाज है, राइट? तो पहले एक देश से दूसरे देश तक, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए लैंड रूट नहीं था, क्योंकि बीच में बहुत बड़े बड़े ओशियंस है हमारे यहाँ पे। तो क्या होता था कि सी रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। सभी लोग सी रूट का यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो लोग क्या करते थे? सी रूट का उपयोग करते हैं। तो ये महासागर हमें वाटरवेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये था हमारा हाइड्रोस्फीयर का पूरा पोर्शन, जो बहुत ही इजी था। हाइड्रोस्फीयर में कौन कौन सी चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं, कितना हिस्सा वो कवर कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास कितना पानी है, ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। कितना पानी ओशियंस में है, कितना पानी आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में अवेलेबल है, और उसके यूजेस के बारे में भी हमने अभी देखा, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। अभी यहाँ पे थिंक में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा है। वॉट वुड हैपन इफ़ देयर वेर नो सीज? अभी क्या होता कि जब वहाँ पे समुंदर, हमारे यहाँ पे समुंदर नहीं होता तो क्या होता? तो भाई हम सोल्ट तो कभी खा ही नहीं सकते, है ना? सोल्ट हमारी लाइफ में होता कभी नहीं। और सोल्ट हमारी लाइफ में तब होता कि हमारी लाइफ होती, क्योंकि सी की मदद से, ओशंस की मदद से जो मॉइस्चर क्रिएट होता है, उसी की वजह से तो बारिश आती है, बारिश के बादल बनते हैं ही, ठीक है? इवापोरेशन तो वो भी ऐसे ही पानी से ही होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन किसके पानी से होता है? समंदर के पानी से, राइट? तो इवापोरेशन नहीं होता, बारिश के बादल नहीं बनते, फिर बारिश नहीं आती, फिर फ्रेश वाटर नहीं आता। फ्रेश वाटर नहीं आता हो तो हम सब पीते क्या? तो हम सब क्या ज़िंदा रह पाते? तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा जल चक्र है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा ओशियन और सी का है, समुद्र और महासागर का है। उसकी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली उसी से हमें पीने का पानी, जो फ्रेश वाटर है, उसका जो सोर्सेस है रेन, तभी अवेलेबल होती है इनकी वजह से। अभी यहाँ पे हमें वर्ल्ड मैप दिया है जिस पे सिर्फ कुछ बहुत कम इन्फॉर्मेशन हमें दी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इतना ही हमें दिया है। और कॉन्टिनेंट्स के नाम नहीं दिए है, ओशियंस के नाम नहीं दिए है। और नीचे हमें एक्टिविटी दी है, लोकेट यूजिंग वेरियस कलर्स द ओशियन, सीज, बेसिन्स, ट्रेस इन द वर्ल्ड मैप गिवन। अब वो यानी कि यहाँ पे जो मैप दिया है उसमें सारे ओशियंस, बेस, इन सारी चीज़ों को हमें दिखाना है। तो भी
हमारे पास बुक नहीं है, राइट? तो अभी एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। हाँ, अगर आप समझना चाहो तो इसको आप अपनी तरीके से डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो। आगे जो है एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे, ठीक है? आज हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में लर्न किया और लास्ट वीडियो में हमने लिथोस्फीयर के बारे में लर्न किया। तो हमने 2 पोर्शन अच्छे से लर्न कर लिए हैं। तो आपको भी ये वीडियो अच्छे से देखना है और समझना है, ठीक है? वंदे मातरम।